नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है सुमंत और हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, टाइम जोन के बारे में, जो आईएसटी है उसके बारे में, और टाइम के जो कैलकुलेशंस हैं वो हमने किया था कि अगर इतने लॉन्गिट्यूड पर टाइम इतना है तो इतने लॉन्गिट्यूड पर टाइम कितना होगा। हमने क्वेश्चंस देखे थे यूपीएससी प्रीलिम्स के कई सारे जो पहले पूछे गए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उसको देखिएगा, नीचे उसको प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारा पर्पस ये रहेगा कि आपके मार्क्स 130 के ऊपर आएँ, आराम से आएँ, ताकि आप आराम से यूपीएससी प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी पर लग जाएं और मेंस अच्छे नंबर से क्रैक करें। ठीक है, तो हम लोग कॉन्सेप्ट तो बताएंगे ही बताएंगे, आपको सवाल भी कराते चलेंगे, साथ साथ मैप दिखाएंगे, जो जीआईएफ वगैरह है, इमेजेस हैं, खूब सारा यूज़ करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी बिना मैप का, बिना जीआईएफ और इमेज का मतलब मज़ा नहीं आएगा, है ना। चलिए, तो हम लोगों ने शुरू किया है जियोमॉर्फोलॉजी से, इसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आएगा क्लाइमेटोलॉजी, इसके बाद आएगा ओशियनोग्राफी। तो जियोमॉर्फोलॉजी में आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थ का जो अंदरूनी भाग है, इंटीरियर है, उसके बारे में। ठीक है, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि क्रस्ट क्या होता है, मेंटल क्या होता है, कोर क्या होता है, इनर कोर, आउटर कोर, एस्थेनोस्फेयर, जो अलग अलग हमारे जोन्स हैं, मोहो डिस्कंटिन्यूटी क्या होती है, गुटनबर्ग क्या होता है, पृथ्वी का जो मैग्नेटिज्म है वो कैसे पैदा होता है और कहाँ पर पैदा होता है, सब बातें बताएंगे। ढेर सारे क्वेश्चन भी करेंगे। ज्योग्राफी के जो हमारा ये लेक्चर है, इसी की तरह पर हमारे सारे एक्सपर्ट आपके लिए क्लास ला रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए। सौरभ जैन, मोहित अग्रवाल सर, सिद्धार्थ सर, सभी टीचर्स आपके लिए बेहतरीन लेक्चर्स लेकर के आ रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। जो टेलीग्राम चैनल है, जो पीडीएफ है इस वीडियो का, वो मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम पर जाना, आपको वहाँ पर मेरे सारे पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएंगे। एक फॉर्म दिया गया है नीचे, जहाँ पर आप अपने डाउट को मेंशन कर सकते हैं और आपके डाउट को हम लोग संडे लाइव क्लास में देखेंगे, डिस्कस करेंगे आपसे। ठीक है ना। पहले करते क्या है, एक क्वेश्चन के जरिए हम रिवाइज कर लेते हैं पिछली क्लास को। हमने पढ़ाया था लैटिट्यूड जो कि लेटा हुआ है, लॉन्गिट्यूड जो कि लंबा खड़ा हुआ है। लैटिट्यूड इज मेजर्ड एज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। लैटिट्यूड लेटा हुआ होता है, ठीक है ना। तो इक्वेटर से पूरब मतलब नॉर्थ कितना है, साउथ कितना है, मतलब कितना डिग्री है एक्चुअली, ये हम लोग नापते हैं, मतलब ठीक है। अगला, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक प्लेस का, क्या वो दोनों पृथ्वी के केंद्र से नापा जाता है? बिल्कुल सही बात, पृथ्वी का जो केंद्र होता है ना, उसी से हम लोग यहाँ पर नापते हैं। देखो, इस पृथ्वी के केंद्र से हमने इसका जो लैटिट्यूड है वो माप लिया, पृथ्वी का जो केंद्र होता है इससे हमने इसका जो लॉन्गिट्यूड है वो माप लिया। तो दोनों बातें यहाँ पर सही हैं, 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बात है। हमारे क्वेश्चंस हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे, ताकि दोनों भाषा के जो एस्पिरेंट हैं दोनों के लिए आराम से काफ़ी सहूलियत हो। चलिए शुरू करते हैं अपना इंटीरियर ऑफ द अर्थ। सबसे पहली थ्योरी दी थी एडवर्ड सुएज ने। आपने बचपन में पढ़ा होगा सियाल, सीमा, नीफे। पहले क्रस्ट मेटल कोर का कॉन्सेप्ट नहीं था। पहले ये कहा गया था कि जो पृथ्वी की परतें होती हैं उनका नाम है सियाल, सीमा, नीफे। सियाल क्यों कहते हैं सर? क्योंकि इस परत में सिलिकन और एल्यूमिनियम की प्रधानता देखी जाती है। सीमा क्यों कहते हैं सर? नहीं, सीमा नहीं रहती उसमें। सिलिकन और जो मैग्नीशियम है ये पाया जाता है। मैंगनीज अलग होता है, मैंगनीज का फॉर्मूला Mn होता है, एटॉमिक नंबर 25, ये नहीं, ठीक है ना। मैग्नीशियम की प्रधानता होती है, एटॉमिक नंबर 12, और सिलिकन कितना बाबू? एटॉमिक नंबर 14। नीफे कोर में पाया जाता है ज़्यादा मात्रा में, मतलब यहाँ पर निकेल और आयरन, फेरस, आयरन, इन दोनों की प्रधानता होती है। ठीक है। बाद में जब नई तकनीक डेवलप हुई तो इस डिवीजन को छोड़ दिया गया और क्रस्ट मेटल कोर का जो डिवीजन है इसको एक्सेप्ट किया गया। तो जो अपना नया वाला है उसमें क्या है, उसमें 3 परतें हैं सेम, मगर नाम अलग अलग है, क्रस्ट, मेटल और कोर।
कोर को बांटा गया दो भागों में, इनर कोर एंड आउटर कोर। क्या है? इनर कोर एंड आउटर कोर। ये है आपका इनर कोर। इनर कोर क्या है? सॉलिड फॉर्म में है क्योंकि वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा है। और आउटर कोर क्या है? ये लिक्विड स्टेट में है क्योंकि यहां पर प्रेशर उतना ज्यादा नहीं है। क्लियर बात है? आउटर कोर किसमें है? लिक्विड फॉर्म में है। और क्या आपको पता है कि आउटर कोर में ही मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है? कैसे पैदा होता है? बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, आपको मैं दिखाऊंगा अभी, ठीक है ना, कुछ देर के बाद, इसको पढ़ने के बाद। चलो एकदम शुरू करते हैं, देखते हैं क्रस्ट क्या होता है। क्रस्ट जो बना हुआ होता है वो पृथ्वी का सबसे पतला परत होता है। आप अपने हाथ में एक सेब ले लो, सेब का जो छिलका होता है ना, सेब की तुलना में जितनी मोटाई उसके छिलके की होती है उतनी ही मोटाई हमारे क्रस्ट की भी होती है। क्लियर बात? क्रस्ट जो होता है वो सिलिकेट का बना हुआ होता है। मेटल का जो रॉक होता है विस्कस होता है, मोल्टेन होता है। आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में, इनर कोर सॉलिड फॉर्म में। आपको एक भी बात रटने नहीं देंगे, आपको पूरा का पूरा एकदम मन में बिठा देंगे। क्लियर बात है? पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना आपके मन में बिठा दिया जाएगा। ये जो तीनों लेयर हैं पृथ्वी के, क्रस्ट, मेटल, कोर, इन सबका अलग अलग यूनिक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पाया जाता है। जब तीनों को हम लोग डिस्कस करेंगे तो पूरा इनका जो प्रॉपर्टी है वो देखेंगे। देखो, मान लो कि ये आपका सेब है, तो सेब का जो ऊपरा परत है वो छिलका हो गया, तो क्या होता है? 0 से 100 किलोमीटर तक की जो दूरी होती है ना, 100 किलोमीटर, ये जो मोटाई है इसको हम कहते हैं क्रस्ट। क्या कहते हैं? क्रस्ट। अब उसके और गहराई में आ जाओ, ठीक है। सतह से अगर आप 2900 किलोमीटर की गहराई पर आएंगे तो आपको क्या मिलेगा? कोर। क्या मिलता है? ये कोर है, ठीक है ना। और इसके ऊपर जो ये भरा हुआ है ये पूरा क्या है? ये पूरा मेटल है। ये जो भाग है ना ये मेटल है। समझ गए बात? हाँ, कोर को भी बांटते हैं हम लोग दो भागों में, इनर कोर एंड आउटर कोर। आउटर कोर बसा हुआ है 5100 किलोमीटर तक, और 5100 किलोमीटर के नीचे क्या है? इनर कोर है। ध्यान सुनिएगा, पृथ्वी का जो पूरा वॉल्यूम है उसका केवल 1% तक ही क्रस्ट होता है, और पृथ्वी का जो पूरा मास है ना उसका केवल 1% ही क्रस्ट है। मतलब कि अगर पृथ्वी 100 किलो की है तो क्रस्ट केवल 1 किलो है, बाकी 99 किलो मेटल और कोर है। समझ गए बात? यहां पर घनत्व गहराई के साथ बढ़ता है। वैसे पता है हमको कि आप जैसे सब आप नीचे जाएंगे ना वैसे वैसे गहराई बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका डेंसिटी और टेम्परेचर बढ़ेगा। क्लियर बात है? मतलब कि डेप्थ के साथ टेम्परेचर भी बढ़ता है और जो डेंसिटी होती है वो भी बढ़ता है। डेंसिटी को हम लोग दर्शाते हैं रो से। ये रो एक ग्रीक साइन है। क्रस्ट की जो एवरेज डेंसिटी है वो है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और पूरे पृथ्वी की जो एवरेज डेंसिटी है वो है 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब कि क्रस्ट पृथ्वी का जो एवरेज डेंसिटी है उससे भी हल्का है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बातें हो गई। जो क्रस्ट की मोटाई होती है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। ओशियन के भीतर जाएंगे तो आपको पतला मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है कि ओशियन गहरा है तो यहाँ पर आपको पतला ही मिलेगा। तो 5 से 30 किलोमीटर तक का मोटा होता है। मगर कॉन्टिनेंट के केस में यहाँ पर तो पहाड़ भी होते हैं, तो यहाँ पर क्रस्ट की मोटाई बढ़ जाती है, ठीक है। जिस तरह से आदमी जैसे कि पैर के पास पतला होता है, ऊपर आएंगे तो चेस्ट के पास मोटा होता है, पेट और मोटा होता है, ठीक है ना। तो यही बात, पेट मतलब पहाड़ हो गया तो उसको वहाँ पर ये हो गया, ऊंचाई हो गई, मतलब क्रस्ट मोटा हो गया। टेम्परेचर गहराई के साथ बढ़ता है। क्लियर बात है? 200 डिग्री सेल्सियस से
आप जैसे से आप जाएंगे ना नीचे तो 400 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। ये तो कुछ भी नहीं है। आप जब कोर के पास आएंगे ना तो सूर्य का जो सरफेस है वहाँ पर जितना तापमान है उतना तापमान हमको अपने पृथ्वी के केंद्र में देखने को मिलता है। ठीक है, ये बातें हो गई। तो जो क्रस्ट का जो आउटर एरिया है वो सेडिमेंट्री मटेरियल का बना हुआ है। देखो रॉक होता है 3 तरह का, इग्नीशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तीनों बताएंगे। तो जो सेडिमेंट्री मटेरियल होता है उससे क्रस्ट का जो आउटर एरिया होता है वो बना हुआ होता है। जो क्रस्ट का अंदरूनी एरिया है वो क्रिस्टलाइन रॉक, इग्नीशियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ होता है। चलो तुमको बता देते हैं थोड़ा सा रॉक के बारे में, ध्यान सुनना। जो इग्नीशियस रॉक होता है मतलब कि जो लावा के ठंडा होने से बना है उसको हम कहते हैं इग्नीशियस रॉक। इग्नीशियस रॉक टूटा फूटा अलग अलग पार्टिकल में कन्वर्ट हुआ, इसको हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक, ये सेडिमेंट्री रॉक जो है ना वो एक स्थान पर इकट्ठा हुआ। मान लो कि रेत है, रेत एक स्थान पर इकट्ठा हुआ, उसको प्रेशर मिला बहुत ज़्यादा, हीट मिला उसको जब बहुत ज़्यादा, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होता है कब? जब इसको तापमान मिलेगा ढेर सारा, प्रेशर मिलेगा ढेर सारा। ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है अगर ये टूट फूट गया दोबारा तो सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगा। यही मेटामॉर्फिक रॉक अगर ज़मीन के भीतर चला गया, लावा बन गया, तो ठंडा होकर क्या बन जाएगा? इग्नीशियस रॉक। क्लियर बात है? तो इस तरह से इसको हम कहते हैं रॉक साइकिल। एक रॉक अलग अलग चीज़ों में कन्वर्ट होता रहता है। ठीक है, जैसे कि सेडिमेंट्री रॉक है, ये खुद अगर पृथ्वी के नीचे दब गया तो गल करके लावा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इग्नीशियस रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक रूपांतरित हो सकता है मेटामॉर्फिक में भी, इग्नीशियस में भी। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक वाला बन सकता है सेडिमेंट्री भी और इग्नीशियस भी। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं क्या? रॉक साइकिल। पूरा बताएंगे विस्तार से, दोबारा सवाल भी करवाएंगे कि मेटामॉर्फिक रॉक रूपांतरित होकर क्या बनता है एक पर्टिकुलर रॉक। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं रॉक साइकिल। चलो हम लोग पढ़ रहे थे क्रस्ट। ठीक है ना, तो क्रस्ट का जो लोअर है वो बेसाल्टिक है, ऊपर वाला क्या था? सिलिकेट था। ऊपर वाला क्या था? सिलिकेट था। जो अंदर क्रस्ट क्या है? वो बेसाल्टिक है। बेसाल्टिक है, जैसे कि आपका ओशेनिक क्रस्ट, ये बेसाल्टिक होता है, भारी होता है। इसी कारण से ओशेनिक क्रस्ट वो सबडक्ट हो जाता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे। समझ के बात? ओशेनिक क्रस्ट भारी होता है, इसी कारण से वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे दब जाता है। आपको मैं पढ़ाऊंगा आगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, वहां मैं आपको बताऊंगा बढ़िया से एकदम। चलो क्रस्ट, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसमें सिलिका और एल्यूमिनियम खूब सारा मिलता है। जो ओशियनिक वाला क्रस्ट है, मतलब कि जो ओशियन के नीचे की तली है, वहाँ पर हमको सिलिका और मैग्नीशियम देखने को मिलता है ज़्यादा। ठीक है, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो हल्का होता है, जो ओशियनिक क्रस्ट होता है वो भारी होता है, इसी कारण से वो सबडक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर 2 तरह के रॉक होते हैं, एक होता है फेल्सिक रॉक। ठीक है ना, ये इग्नीशियस रॉक हैं जो सिलिकॉन से भरे हुए होते हैं, इसमें सिलिकॉन की मात्रा ज़्यादा हो। ये मेनली याद करने वाला ये दोनों चीज़ है, कुछ खास में कॉन्सेप्ट है नहीं। याद रहे तो बढ़िया, ना रहे तो और भी बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैफिक रॉक, इसमें मैग्नीशियम और आयरन ज़्यादा होते हैं। मेन मुझे बताना था कि कॉन्टिनेंटल रॉक और ओशेनिक रॉक, मतलब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशेनिक क्रस्ट किस चीज़ से मिलके बने होते हैं। तो ध्यान सुनना, क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है ऑक्सीजन, 46% ऑक्सीजन होता है, सिलिकॉन 27.7%, एल्यूमिनियम 8.1%, आयरन 5%, कैल्शियम 3.6%। तो अगर यूपीएससी आपको किनारे ले जा करके पूछे कि बच्चा ये बताओ कि क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, आप क्या बताएंगे? ऑक्सीजन। अगर यूपीएससी और मजे मजे में आ गया और पूछा कि निम्नलिखित एलिमेंट को आप अरेंज कीजिए कि
कौन ज्यादा परसेंट में पाया जाता है क्रस्ट में, आप अरेंज कर देंगे। सबसे ज्यादा कौन आता है, ऑक्सीजन, फिर कौन सा आता है, सिलिकॉन, फिर कौन सा आता है, एल्यूमिनियम। इस सिलिकॉन का ही प्रोसेसर बनता है कंप्यूटर का। क्या बनता है, आप जो फोन चला रहे हैं ना, उसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है क्वालकॉम का, स्नैपड्रैगन का, सिलिकॉन से बना हुआ होता है। आपका जो लैपटॉप है उसमें इंटेल का या फिर राइजन का प्रोसेसर लगा हुआ होगा, एएमडी का। ये रेत, सिलिका, उससे ही बना हुआ होता है, ठीक है ना। चलो आगे आते हैं हम लोग। अब आते हैं लिथोस्फीयर पे। लिथोस्फीयर क्या होता है, आपको मैंने पहले बताया कि अर्थ को बांटा गया है 3 लेयर में, कोर, मेटल और क्रस्ट। क्रस्ट और मेटल का जो ऊपरी भाग है, क्या जी, क्रस्ट और मेटल का ऊपरी भाग, ठीक है ना, इस पूरे भाग को हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर। क्रस्ट तो कब्जाया ही कब्जाया, मेटल का जो ऊपरी भाग है ना, उसको भी इसने कब्जा लिया। ये जो लिथोस्फीयर होता है वो बटा हुआ होता है अलग अलग प्लेट में, जिसको हम लोग टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल पैसिफिक प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और इन्हीं प्लेट का जो मूवमेंट होता है, इसके कारण से अलग अलग तरह की बाउंड्री बनती है, ठीक है ना। कन्वर्जिंग बाउंड्री, डाइवर्जिंग बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, सब पढ़ाएंगे अभी, धीरे धीरे चलते हैं आगे। हाँ, तो लिथोस्फीयर में क्या आता है, क्रस्ट और मेटल का अपर पार्ट, जो सबसे ऊपरी पार्ट है। ये जो प्लेट के मूवमेंट होते हैं, यही मूवमेंट होने के कारण हमारे पृथ्वी पर अलग अलग तरह के फीचर्स पैदा होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे यहाँ अर्थक्वेक आता है, हमारे यहाँ वोल्केनो पैदा होते हैं। कहाँ पे सर, वोल्केनो पैदा होते हैं आपके साउथ ईस्ट एशिया में, जो साउथ अमेरिका का जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पर आपका मिड ओशनिक रिज बन जाता है समुद्र के बीचों बीच में, ठीक है। अब ये बताओ, अंदर इतना गर्मी आया कहाँ से, पृथ्वी के भीतर इतना हीट कहाँ से आया। तो 2 मेन सोर्स है। सबसे पहला सोर्स ये है, पृथ्वी आपको पता है ना कि पहले मोल्टेन स्टेट में था। पृथ्वी एकदम शुरू के दिनों में जब ये पैदा हुआ था तो वो पिघले हुए फॉर्म में था, ठीक है। तो उस समय धीरे धीरे सॉलिडिफाई हुआ, लिक्विड अर्थ धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हुआ, वो सॉलिड बन गया। तो जो हीट बच गया ना, वो पृथ्वी के केंद्र में चला गया, वहीं पर वो स्टोर्ड है। इसको हम कहते हैं प्राइमोर्डियल हीट। मतलब कि प्लेनेट के बनने के टाइम जो हीट बच जाता है उसको हम कहते हैं क्या, प्राइमोर्डियल हीट। दूसरी बात, पृथ्वी के अंदर बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपना रूप बदलते हैं, आपको पता है, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट होते हैं, जिससे बड़ी मात्रा में एनर्जी पैदा होती है। क्या होता है, एनर्जी पैदा होता है। जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, ये सब डिके होते हैं पृथ्वी के अंदर और इससे ढेर सारी मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है। यही ऊर्जा पृथ्वी के नीचे जो रॉक्स होती हैं उसको गलाई हुई होती हैं। जैसे कि आपका जो आउटर कोर हो गया, मेटल का जो पार्ट हमारा है, मेटल का जो पार्ट है उसको हम कहते हैं स्टेनोस्फेयर, वो भी थोड़े से गले हुए रूप में है, थोड़ा सा मोल्टन स्टेट में, बताएंगे उसके बारे में। तो ये आपका होता है लिथोस्फेयर। कहाँ से एनर्जी आई ये आपको मैंने बताया। चलो सवाल करते हैं क्रस्ट के बारे में। इनमें से कौन सी बातें गलत है। इट इज़ द आउटर थिन लेयर विथ द थिकनेस ऑफ अप टू 200 किलोमीटर। क्या बात सही है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज फॉर्म्ड बाय बेसाल्टिक रॉक। ओशियन फ्लोर आर फॉर्म्ड बाय ग्रेनाइटिक रॉक। मैंने क्या बताया था, ओशियन फ्लोर भारी होता है। भारी होता है क्यों होता है सर, क्योंकि ये बेसाल्टिक रॉक का बना हुआ होता है, ठीक है। तो ओशियन फ्लोर किसका बना होता है, बेसाल्टिक का। तो तीसरा तो सन्नाटा हो गया। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होता है, ये हल्का होता है, हल्का होता है, ठीक है ना। तो
ये बना होता है किसका? ग्रेनाइटिक रॉक का, GRANITIC, ग्रेनाइटिक रॉक्स का। तो आपका दूसरा गलत हो गया। मतलब मेरा आंसर में 2 और 3 दोनों आएगा। क्यों सर? क्योंकि इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो मेरा आंसर या तो बी होगा या तो डी होगा। अब पहला देखो ध्यान से, पहला कह रहा है 200 किलोमीटर। क्या क्रस्ट की मोटाई 200 किलोमीटर होती है? नहीं, क्रस्ट की मोटाई कितनी होती है? 30 से 50 किलोमीटर, मैक्सिमम जाएगा तो आपका 100 तक। ठीक है, तो आपका पहला भी गलत हो गया ना? पहला आपका गलत हो गया। कितना आंसर आ गया जी? 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ। कॉन्टिनेंट बना होता है ग्रेनाइटिक रॉक का, ओशन बना होता है बेसाल्टिक रॉक का, इसलिए भारी होता है, सबडक्ट कर जाता है। अब आते हैं मेटल पर। क्रस्ट के नीचे पाया जाता है मेटल, और पृथ्वी का जो मास है, मान लो कि मास है 100 किलो पृथ्वी, तो 1 किलो तो हो गया क्रस्ट, ठीक है ना? 67 केजी जो है वो मेटल होता है। कितना हो गया? 68 केजी टोटल। बाकी जो बच गया 32 केजी वो कोर होता है, ठीक है ना? तो इस अनुपात में जो अर्थ का मास होता है वो डिवाइडेड होता है। तो सबसे ज्यादा मास किस में है? मेटल में है ना? सबसे ज्यादा मास कहां पर है? मेटल में है। क्रस्ट से लेकर के नीचे तक, मतलब कि कोर तक, ये मेटल पाया जाता है। एक बात और, क्रस्ट और मेटल के बीच का जो बाउंड्री होता है उसको हम कहते हैं मोहो डिस्कंटिन्यूटी। सर डिस्कंटिन्यूटी क्यों बोलते हैं? डिस्कंटिन्यूटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्रस्ट का डेंसिटी अलग होता है, मेटल का डेंसिटी अलग होता है। दोनों का डेंसिटी अलग है, दोनों का केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है, इसीलिए उसमें एक गैप देखने को मिलता है, डिस्कंटिन्यूटी देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो, जो मेटल का जो डेंसिटी होता है वो 2.9 से 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बीच में वेरी करता है। ठीक है, जो किसका? अपर मेटल का, अपर जो ऊपर वाला है ना उसका, मगर ओवरऑल जो आपका मेटल है इसका डेंसिटी 5.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक जाता है। मेटल भी बसा हुआ है, 2 भागों में बटा हुआ है, एक है ऊपर वाला और दूसरा है नीचे वाला। क्लियर बात है? मेटल में ही एक पार्ट है उसको हम कहते हैं स्थेनोस्फेयर। स्थेनोस्फेयर में ही मैग्मा स्टोर्ड होता है। क्या होता है? मैग्मा भरा हुआ होता है, ठीक है ना? और यही मैग्मा फट के बाहर आता है जब आपका वोल्केनिक इरप्शन होता है। क्या होता है? यहीं से आपका जो मैग्मा है ना वो बाहर आता है जब आपका वोल्केनिक इरप्शन होता है। क्लियर बात है? मेटल में सिलिकेट रॉक तो मिलेंगे ही आपको, उसके अलावा आयरन और मैग्नीशियम दोनों मिलता है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, ध्यान सुनिएगा। क्रस्ट में कितना था ऑक्सीजन? सबसे ऑक्सीजन ही था, उसके बाद सिलिकॉन है, उसके बाद मैग्नीशियम है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, ऑसम ऑसम, ठीक है, याद रहेगा। अब चलिए हम देख लेते हैं अब डिसकंटिन्यूटी के बारे में। डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? आपको मैंने बताया कि जब 2 लेयर के बीच में केमिकल प्रॉपर्टी बदलती है, फिजिकल प्रॉपर्टी बदलती है, तो उस जोन को, उस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ठीक है, एक होता है क्रस्ट और मेटल के बीच की डिसकंटिन्यूटी, दूसरा होता है कोर और मेटल के बीच की डिसकंटिन्यूटी। क्लियर बात है? तो क्रस्ट और मेटल के बीच का जो डिसकंटिन्यूटी है ना उसको हम कहते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी, और जो मेटल और कोर के बीच का जो डिसकंटिन्यूटी है इसको हम क्या कहते हैं जी? इसको हम कहते हैं गुटेनबर्ग। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं गुटेनबर्ग, GUTEN, गुटेनबर्ग। बस यही तुम दोनों याद रखना, मोहो क्रस्ट और मेटल के बीच में,
गुटनबर्ग मेटल और कोर के बीच में, बस यह दोनों याद रखो और नाम याद रख लो, ठीक है ना। मोहो और गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी क्यों होता है? क्योंकि इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बदलता है। ध्यान सुनना, अर्थक्वेक का जो वेव होता है उसका वेलोसिटी डिपेंड करता है मीडियम की डेंसिटी पर। अर्थक्वेक का जो वेव होता है उसका स्पीड ज़्यादा होगा जब मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा होगी, उसका स्पीड कम जाएगा जब मीडियम की डेंसिटी कम हो जाएगी। क्लियर है? तो हमको डायरेक्टली पता नहीं होता कि पृथ्वी के नीचे यहाँ तक अर्थ का कोर है, यहाँ तक अर्थ का कोई नीचे गया थोड़े है। तो इन्हीं सब अर्थक्वेक वेव्स, इन सब की सहायता से हम लोग पता करते हैं कि हमारे अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है नीचे। इसको हम कहते हैं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। या तो सोर्स हो सकता है डायरेक्ट सोर्स, दूसरा हो सकता है इनडायरेक्ट सोर्स। बताते हैं आपको। चलो, तो आपने देखा कि क्रस्ट और मेटल के बीच का जो एरिया है उसको हम कहते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है? ठीक है, अब आ जाओ। आपको मैंने क्या बताया कि मोहो डिसकंटिन्यूटी, सॉरी, जो मेटल होता है ना, इसके ऊपर का एरिया का तापमान होता है 200 डिग्री के आसपास, मगर कोर के पास जाएंगे ना तो यहाँ पर आपको 4000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान देखने को मिलता है। ठीक है, अब कोर तक पहुँचेंगे तो तापमान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है, इतना बड़ा जो टेम्परेचर डिफरेंस है, इसी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो रॉक होता है वो इसके भीतर मूव करता है। अच्छा, आपने कभी पानी गर्म किया है? जब पानी गर्म करते हैं तो क्या देखते हैं कि नीचे का जो बुलबुला था वो उड़ करके ऊपर आता है ना, और ऊपर का जो ठंडा पानी है वो भारी होने के कारण दोबारा नीचे आ जाता है तली के पास। तो इस तरह से पानी गर्म होता है। पानी में ऊपर का जो ठंडा पानी है वो नीचे आता है, और नीचे जो पानी गर्म हो चुका है ना, ये पानी ऊपर चला जाता है। सेम चीज़ हमारे पृथ्वी के मेटल में भी होती है। यहाँ पर का जो गर्म मैग्मा है वो ऊपर की ओर जाएगा, और ऊपर का जो मैग्मा है वो नीचे आएगा। भारी होता है ना, ठंडी चीज़ भारी होती है। तो इससे क्या होगा? इससे एक कन्वेक्शन करंट पैदा हो जाता है। इससे क्या हो रहा है? एक कन्वेक्शन करंट पैदा हो रहा है। देख रहे हो ये वाला? और यही जो करंट है ना, ये पृथ्वी, देखो ध्यान से, ये जो करंट जा रहा है ऊपर में, ये पृथ्वी का जो टेक्टोनिक प्लेट है उसको मूव करता है। क्या करता है? उसको मूव करता है। और अलग अलग तरह की बाउंड्री बनती हैं। फिर कौन सी बाउंड्री? कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, और अलग अलग तरह के जो फिनोमिना है वो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, चल आगे आते हैं हम लोग। सवाल करते हैं अब एक, कोनराड, मोहोविक, गुटनबर्ग, लेहमन, ये चारों के चारों डिसकंटिन्यूटी हैं हमारे पृथ्वी में। आपको बताना है कि कौन सा सही सही मैच्ड है। देखते हैं बता पाएंगे क्या? जरा आंसर देना। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर आप मतलब जो आपको देना है ना वो लिख देना ऑप्शन में। ठीक है, तो ध्यान सुनो। मोहो डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में था? क्रस्ट एंड मेटल के बीच में। ये तो मैंने आपको बताया। दूसरा सही है। गुटनबर्ग किस में था जी? गुटनबर्ग था मेटल और कोर के बीच में, ना कि इनर और आउटर मेटल। तो आपका तीसरा तो सन्नाटा हो गया। मैंने क्या किया? 3 यहाँ गया, 3 यहाँ गया, 3 यहाँ गया। क्या आंसर आ गया जी? A1 and 2 ओनली आर करेक्ट। क्या आपको ये जानने की ज़रूरत पड़ी कि कॉनराड क्या है, लेमन क्या है? एग्ज़ाम हॉल में अगर आप होते तो देख करके डर लगता ना कि सर ने तो केवल मोहो और गुटनबर्ग ही पढ़ाया था, लेमन और कॉनराड तो पढ़ाया ही नहीं। अब सवाल कैसे करेंगे? दिमाग बिल्कुल ठंडा रख करके सवाल सॉल्व कीजिएगा। एकदम सवाल सॉल्व होगा, एकदम सही सवाल होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने एलिमिनेशन मेथड के ज़रिए अपना आंसर निकाला। 1 and 2 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। ए आपका सही जवाब है। ठीक है, तो जो लेमन डिसकंटिन्यूटी होता है वो आउटर कोर और इनर कोर के बीच में होता है।
आउटर एंड इनर कोर के बीच में क्या होता है, लेमन डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, और जो आपका कॉनराड होता है ना वो काफ़ी ऊपर में ही होता है। एक होता है आपका रिपीटेड डिसकंटिन्यूटी जो अपर मेटल और लोअर मेटल के बीच में पाया जाता है। उतना कुछ जाने की ज़रूरत है नहीं, बस याद रखना यही बात कि मोहोविक और आपका गुटनबर्ग क्या है। आगे आ जाओ, एस्थेनोस्फेयर। आपको मैंने बताया अभी तुरंत कि ऊपर जो मैग्मा निकलता है, मैग्मा का सोर्स क्या होता है, एस्थेनोस्फेयर। यहीं से आपका सारा मैग्मा ऊपर आता है। क्लियर बात है। ये लिथोस्फेयर के जस्ट नीचे पाया जाता है। लिथोस्फेयर क्या होता है सर, लिथोस्फेयर में क्रस्ट आता है और मेटल का जो अपर पार्ट है वो आता है। ठीक है, तो अपर मेटल के नीचे का पार्ट आपका हो जाता है एस्थेनोस्फेयर, जो कि विस्कस है। विस्कस पता है क्या होता है, आप पानी को जब ऐसे ऐसे हिलाते हैं तो आराम से आप घुमा सकते हैं उसमें पेन डाल के, मगर आप शहद ले लो या फिर ग्रीस ले लो, उसमें अगर आप पेन डाल के घुमाएंगे तो मुश्किल से घूमेगा, है ना। मतलब कि जो शहद है, जो आपका ग्रीस है, वो ज़्यादा विस्कस है। ठीक है, इसी मतलब विस्कोसिटी होता है ना, वो रेसिस्टेंस ऑफर करता है मूवमेंट में। क्लियर बात है। तो आपका जो स्थेनोस्फेयर हो गया वो विस्कस होता है और ये मैग्मा का सोर्स होता है। क्रस्ट से ऑब्वियस सी बात है कि वो ज़्यादा डेंस होगा। पृथ्वी के जब आप अंदर जाएंगे तो डेंसिटी भी बढ़ेगी और तापमान भी बढ़ेगा। ठीक है ना, आगे आ जाओ। अब आते हैं हम लोग कोर की तरफ। कोर को हम बांटते हैं दो भागों में। एक होता है आउटर कोर जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, एक होता है इनर कोर जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। ऐसा क्यों सर? इनर कोर में प्रेशर बहुत ज़्यादा अप्लाइड है, इसी कारण से वो सॉलिड फॉर्म में होता है। क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। और यहाँ पर आयरन और निकेल दो तत्वों की प्रधानता होती है। डेंसिटी 12.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक जाएगा और टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, जो इनर कोर के पास आकर के दिखता है हमको। ठीक है, ठीक है। जो कन्वेक्शन करंट पैदा होता है आउटर कोर में, ध्यान सुनिएगा, आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड है, गर्म होगा तो उसमें भी ये वाला करंट पैदा होगा। ठीक है, ये जो कन्वेक्शन करंट है आउटर कोर में, इसी के कारण पृथ्वी में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। और कोरियोलिस फोर्स भी यहां पर अप्लाई होता है। क्या होता है? कोरियोलिस फोर्स भी यहां पर काम कर रहा होता है। ये करता क्या है कि ये मोड़ देता है, करंट को मोड़ देता है, बेंड कर देता है। क्लियर बात है? ठीक है, तो आपने देखा ये आपका है आउटर कोर जो कि लिक्विड फॉर्म में है। क्या है? ये लिक्विड फॉर्म में है। और इनर कोर आपका सॉलिड फॉर्म में है। कन्वेक्शन करंट आउटर कोर में बनता है, मैग्नेटिज्म आउटर कोर में पैदा होता है। क्लियर है? ठीक है। इनर कोर में भी हमको आयरन और निकेल की ही प्रधानता देखने को मिलती है और ये ज़्यादा तेजी से रोटेट करता है। पृथ्वी के नीचे है ना, काफ़ी तेज रोटेट करता है। 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक आपका डेंसिटी है जो जा सकता है। ठीक है, जो इनर कोर है वो सॉलिड है और इतना ज़्यादा गर्म है कि वो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड होल्ड नहीं कर सकता। क्या है? परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड ये होल्ड नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये बातें हो गई हमारे अर्थ के क्रस्ट, मेटल और कोर के बारे में। जो भी आपके विशेषताएं थी, मेन फीचर थे, वो आपको मैंने यहाँ पर बता दिया। अब आती है बात अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के जनरेशन की। कैसे होता है जनरेट और कैसे सस्टेन करता है पृथ्वी इसको, आप ये पढ़ेंगे यहाँ पर। अर्थ का जो
जनरेशन है मैग्नेटिक फील्ड का, उसके लिए एक थ्योरी दी गई है। उस थ्योरी को हम कहते हैं डायनेमो थ्योरी। डायनेमो थ्योरी क्या बोलता है? अभी जो आपको मैंने बताया पानी को उबाल करके, वही है डायनेमो थ्योरी, कुछ अलग नहीं है। क्या है? वही है डायनेमो थ्योरी। कहता ये है कि आउटर कोर चूंकि लिक्विड फॉर्म में है तो गर्म होगा, वो ऊपर नीचे होना शुरू होगा, करंट पैदा होंगी, कोरियोलिस फोर्स के कारण वो करंट मुड़ेगा और इससे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। अच्छा, अगर आपने क्लास 12th साइंस से किया है और क्लास 12th खुद से पास किया है तो आपको एक बात पता होगी कि चार्ज, कोई भी चार्ज, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव चार्ज हो, अगर ये स्थिर है, चार्ज अगर स्थिर है तो क्या करेगा? वो फील्ड पैदा करेगा। किस तरह का? इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा ना। ठीक है, चार्ज अगर मोशन में है, चार्ज अगर मोशन में है तो ये क्या पैदा करेगा? करंट पैदा करेगा। सर हमारे घर के तार में करंट है तो उसमें भी चार्ज मोशन में है सर। हाँ, आपका जो बिजली जलता है, मतलब बल्ब जलता है, ट्यूबलाइट जलता है, उसमें करंट प्रवाहित हो रहा होता है, उसमें एक्चुअली चार्ज फ्लो हो रहा होता है। चार्ज इन मोशन कंस्यूट करंट। सर चार्ज अगर एक्सेलरेट हो गया तो क्या करेंगे सर? चार्ज एक्सेलरेट हो गया ना, तो ये जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर देगा। क्या कर देगा? मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर देगा। ठीक है, तो यहां पर चूंकि कोरियोलिस फोर्स उसको मोड़ दे रहा है तो चार्ज एक्सेलरेट हो जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जा रहा है। क्लियर बात? ठीक है ना। चलिए, तो ये होता है पृथ्वी के भीतर मैग्नेटिक फील्ड के पैदा होने और सस्टेन होने की कहानी, प्रक्रिया। क्लियर बात? ठीक है, पृथ्वी के भीतर हीट के सोर्स क्या है आपको मैंने पहले बता दिया है। चलो, इसी को मैंने यहाँ पर ग्राफ फॉर्म में दिखाया है, फोटो फॉर्म में दिखाया है कि जो आपके ये करंट पैदा हो रहे हैं वो अर्थ के आउटर कोर में पैदा हो रहा है। कहाँ पर? आउटर कोर में। इनर कोर में क्यों नहीं हो रहा है सर? क्योंकि इनर कोर सॉलिड है। इनर कोर सॉलिड है। चल, ये बातें हो गई। अब हमारे मन में एक सवाल उठता है कि हमने क्रस्ट मेटल कोर के बारे में पढ़ाई तो कर ली, मगर क्यों पढ़ाई करी सर? क्या फ़ायदा हुआ पढ़ने का? तो ध्यान से सुनिएगा। पृथ्वी पर जो अलग अलग ज्योग्राफिकल फिनोमिना आती हैं, वोल्केनिज्म, अर्थक्वेक, इन सब को समझने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड, इसको समझने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये कैसे पैदा हुआ, इसका जो आज का कंपोजिशन है वो ऐसा ही क्यों है, नाइट्रोजन ज़्यादा क्यों है, CO2 कम क्यों है, ऑक्सीजन कम क्यों है, सब चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग अर्थ का जो अंदरूनी सिस्टम है उसको पढ़ते हैं। क्योंकि बहुत सारे गैसेस हमारे पृथ्वी के भीतर से आई हैं डिगैसिंग के जरिए। क्या होता है? डिगैसिंग के जरिए। देखो ध्यान से, मैं आपको दो टर्म पढ़ाना चाहता हूं। एक होता है डिगैसिंग, दूसरा होता है डिफरेंशिएशन। आप करना क्या, जो क्लास 11th की जो फिजिकल ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th वाली, उसका जो सेकेंड चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 2, जहाँ पर तारे वारे प्लेनेट के बारे में दिया गया है, उसका जो आखिरी पन्ना है उसको जब पढ़ेंगे आप तो उसमें आपको ये दोनों टर्म मिलेगा, उसको पढ़ लीजिएगा। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? आपने मम्मी जब रोटी बनाती है तो कभी कभी आटे को चालती है ना, तो जो मोटा मोटा पार्टिकल है वो ऊपर रह जाता है और जो महीन पार्टिकल है वो नीचे चला जाता है। ठीक है ना। या फिर आप कुछ और पार्टिकल को ले घुमाते हैं तो जो हल्का वाला पार्ट है वो ऊपर चला आता है और जो भारी वाला पार्ट क्या होता है, नीचे जम जाता है।
तो पार्टिकल की डेंसिटी के मुताबिक उसका अरेंज हो जाना, उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन मैथ वाला अलग है, कैलकुलस वाला डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वो सब अलग है, ठीक है ना। चलिए, तो ये होता है। अब मिनरल को एक्सप्लोर करने के लिए भी हम लोग अर्थ का जो इंटीरियर है उसके बारे में जानते हैं कि कहाँ पर हमको मिनरल मिलेगा। तो करना क्या है, आपको एक काम और करना है कि जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं इसको पढ़ना है जाकर के चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 1 पढ़ लेने के बाद पढ़िएगा चैप्टर नंबर 6 क्लास 11th की फिजिकल ज्योग्राफी का, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊंगा 2 फोर्सेस के बारे में, एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। जब मैं पढ़ाऊंगा ना जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, वहाँ पर मैं पढ़ाऊंगा आपको इन दोनों फोर्सेस के बारे में विस्तार से। अभी करते हैं क्या कि जो अर्थ का इंटीरियर भाग है इसके बारे में हमें जो जानकारी मिलती है उसके सोर्सेस को देखते हैं। एक होता है डायरेक्ट सोर्स, मतलब कि हाथ डाल के निकाल लेना, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट सोर्स। दूसरा होता है किसी को भेज करके निकालना, उसको हम कहते हैं क्या, इनडायरेक्ट सोर्स। तो डायरेक्ट सोर्स में माइनिंग, ड्रिलिंग ये सब आता है, मतलब कि पृथ्वी के अंदरूनी भाग में कौन कौन सी चट्टानें हैं वो माइन में घुस कर पता कर सकते हैं अंदर में कौन सी चट्टानें हैं, ठीक है ना। एक गोल्ड माइन है अफ्रीका में जो कि डीपेस्ट माइन है, ठीक है। एक आपका टाउटोना है जो सेकंड डीपेस्ट माइन है, ये आपका साउथ अफ्रीका में है, ठीक है ना। चलिए, तो दूसरी बात वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन भी आपको सोर्स प्रोवाइड करता है। वोल्केनो में जो मैग्मा है वो कहाँ से आ रहा है, एस्थेनोस्फेयर से आ रहा है। तो एस्थेनोस्फेयर में कौन सा एलिमेंट ज़्यादा है वो मैग्मा का अध्ययन कर पता चल सकता है ना, कि हाँ यहाँ पर आयरन ज़्यादा है, ऑक्सीजन की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अगला आपका है इनडायरेक्ट सोर्स। इनडायरेक्ट सोर्सेज में सिस्मिक वेव, मतलब कि अर्थक्वेक के जो वेव होते हैं वो बताते हैं। अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो अर्थक्वेक वेव की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, मैंने बताया था आपको। अगर आपका डेंसिटी ज़्यादा होगा तो अर्थक्वेक वेव का वेलोसिटी ज़्यादा होगा। अर्थक्वेक का जो वेव होता है ना उसका परावर्तन और अपवर्तन दोनों होता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होता है। जिस तरह से लाइट जा कर के मिरर से टकराती है और रिफ्लेक्ट होती है और लेंस से टकरा करके रिफ्रैक्ट होती है, उसी तरह से जब मीडियम बदलता है, मतलब कि मान लो कि ये आपका क्रस्ट है, ये आपका क्रस्ट है, ये आपका मेटल है, तो इसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, इसका डेंसिटी कम होगा, है ना। तो ये जो आपका पार्ट है, ये आपका जो डिवीजन लाइन है, मतलब हमारा क्या बोलते हैं उसको, मोह डिसकंटिन्यूटी, यही है ना। ये एरिया जहाँ पर हमको चेंज देखने को मिलता है डेंसिटी में, तो यहाँ पर आकर के जैसे ही आपका अर्थक्वेक टकराएगा ना इससे, रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्रैक्ट भी होगा, ठीक है। तो ये बातें हो गई। दूसरा, प्रेशर और डेंसिटी इंक्रीज, ये भी बताता है कि हमारे भीतर किस तरह के एलिमेंट पाए जाते हैं। तीसरा, मेटियोर, पृथ्वी पर जो ऊपर से आता है मेटियोर, मतलब अगर जल गया तो खत्म हो गया, अगर नहीं जला बच करके पृथ्वी पर आ गया वापस, मतलब लौट आया सुरक्षित, तो उसका अध्ययन करके हम पता कर सकते हैं कि जो हमारा पृथ्वी है वो किस तरह का होगा, क्योंकि मेटियोर भी वैसे ही बना हुआ जैसे पृथ्वी बना हुआ है ना। तो इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज। इसके अलावा ग्रेविटेशन, ग्रेविटी एनोमली, मैग्नेटिक फील्ड। ग्रेविटी एनोमली क्या होती है सर? ग्रेविटी एनोमली का मतलब ये होता है कि ग्रेविटेशन फील्ड जहाँ पर जितना होना चाहिए था उतना वहाँ पर नहीं है। हो सकता है कि ज़्यादा हो सकता है कि कम हो। जैसे कि बुरे समय में हमको व्यक्ति की पहचान होती है, जिसको हम लोग अच्छा मान रहे होते हैं वो बुरा निकल जाता है, जिसको हम लोग बुरा मान लेते हैं वही आके हमारी जो जानें बचाता है। तो इसको हम कहते हैं ग्रेविटी एनोमली, मतलब कि हम जो उम्मीद कर रहे थे उससे हमको कुछ अलग देखने को मिला, एनोमली हो गई वहाँ पर।
अंतर हो गया वहाँ पे। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि पृथ्वी के भीतर कहाँ पर गड़बड़ी है, कहाँ पर डेंसिटी उबड़ खाबड़ है, ज़्यादा कम है। उसी तरह से ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब बताता है कि हमारे पृथ्वी के भीतर जो मटेरियल है वो किस तरह का है, डेंस है कि लाइट है, भारी है, सॉलिड फॉर्म में है कि लिक्विड फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल प्राइमरी वेव, अर्थक्वेक का जो प्राइमरी वेव होता है वो लिक्विड, सॉलिड, गैस तीनों से पास कर सकता है, मगर जो सेकेंडरी वेव होता है ना वो सॉलिड से पास करता है, लिक्विड फॉर्म मतलब लिक्विड से पास नहीं करता। इसका मतलब क्या है, जो आउटर कोर है उससे पास नहीं करेगा अर्थक्वेक का सेकेंडरी वेव। क्यों सर? क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में है, नहीं करेगा ना वहाँ से। तो इस कारण से शैडो जोन बनता है। आपको मैं पढ़ाऊँगा कब, जब मैं आपको वोल्केनिज्म पढ़ा रहा हूँगा विस्तार से फोटो दिखा करके, ठीक है ना। तो बताएंगे आपको कि शैडो जोन क्या होता है, पी वेव, एस वेव, दोनों में से किसका शैडो जोन बड़ा होता है, उसका क्या मतलब होता है, ठीक है ना। चलिए, तो दोस्तों ये हो गई बातें हमारी आज की। ये हमने पढ़ा अर्थ का इंटीरियर। वीडियो को अच्छा तो करना क्या है आपको, वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि मेरे सारे वीडियोस आपको मिल जाएं जैसे मैं उसको पब्लिश करूँ, जैसे मैं आपको लाइव करूँ, आपके एक भी क्लास ना छूटे और आप चीज़ों को रिवाइज करते रहें। जैसे कि आपको मैंने बताया कि चैप्टर नंबर 1 और 6 पढ़ लीजिएगा जा करके, तो पढ़ डालिएगा। आपको इससे आपको मेरे से बेहतरीन नंबर आएंगे सर। जो मेरे मार्क्स हैं इससे कहीं ज़्यादा नंबर आपके आएंगे, 136, 115, इससे बढ़िया नंबर आएगा आपका। इतना प्रैक्टिस करा देंगे आपको, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।